हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। सॉल्यूशन यूनिट के आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे अबनॉर्मल मोलर मासेज के बारे में। अब नॉर्मल मोलर मासेज के बारे में पता होने से पहले हमें नॉर्मल मोलर मासेज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सॉल्यूट का मोलर मास जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर आता है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास किस केस में आता है? यह नॉर्मल मास उस केस में आता है जिस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर वैसे के वैसे रहें, उनमें कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो। जैसे हम शुगर, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इनके पार्टिकल्स डिजोल्व होने के बाद ना एसोसिएट होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं, ग्रुप नहीं बनाते, और डिसोसिएट भी नहीं होते, यानी कि पार्टिकल्स टूटते भी नहीं फर्दर। तो ऐसे केसेज में जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास मिलता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल मोलर मास। लेकिन वही मोलर मास एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम या ज्यादा मिले तो उस मोलर मास को हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। वह एबनॉर्मल मोलर मास हमें किस केस में मिलेगा? वह हमें उस केस में मिलेगा जिस केस में जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएं। डिसोसिएट मींस पार्टिकल्स टूट जाएं और एक से ज्यादा पार्टिकल्स बना दें, या फिर एसोसिएट हो जाएं कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़कर बड़े ग्रुप का कोई एक पार्टिकल बना दे। तो ऐसे केस में डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा और ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और जो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट मिलेगा, उसे बोलते हैं abnormal molar mass. So when the molar mass of a substance calculated from colligative properties comes out to be different from the expected value, then such molar mass is called abnormal molar mass. पहले हम क्या देखते हैं डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन कैसे होता है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हम एसिड लें HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी एसिड्स होते हैं। तो इनमें जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे हम बेस ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हम साल्ट ले लें, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट। ये जो साल्ट हैं, एसिड हैं, बेस हैं, ये वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होकर ये दो या दो से ज्यादा आयंस बनाते हैं। और ज्यादा आयंस बनने के कारण पार्टिकल की संख्या इंक्रीज हो जाती है और पार्टिकल की संख्या इंक्रीज होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, सो द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, इसलिए सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या जो है वो डिसोसिएशन में इंक्रीज हो जाती है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा मिलती है। अब डिसोसिएशन के कारण पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता है, इसलिए जो उनका एवरेज मोलर मास जो है वो लेस हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम पाया जाता है। जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने पर दो आयंस बनाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एक फॉर्मूला यूनिट जो है वो दो आयंस में टूट जाती है। अगर हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करें तो हमें 2 मोल आयंस मिलेंगे, तो पार्टिकल की संख्या डबल हो जाती है अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो तो। और मोलर मास जो है वो एवरेज मोलर मास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हाफ हो जाता है, जैसे 58.5 होना चाहिए अगर ये पार्टिकल इकट्ठा रहे तो, फॉर्मूला यूनिट्स ऐसी की ऐसी रहे तो। लेकिन आयंस बनने के कारण जो इनका एवरेज मोलर मास है वो हाफ हो जाता है और वो मिलता है हमें 29.25 ग्राम पर मोल। अगर डिसोसिएशन कंप्लीट हो तो पार्टिकल की संख्या डबल हो जाएगी इस केस में और मोलर मास जो है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो डिसोसिएशन कंप्लीट ना भी हो तो भी वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी और मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी। एसोसिएशन के केस में इससे ऑपोजिट होता है। एसोसिएशन के केस में दो या दो से ज्यादा पार्टिकल एसोसिएट हो जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। जैसे हम देखें एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड जैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बेंजीन में डिसॉल्व करने पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं। तो जैसे CH3COOH का एक मॉलिक्यूल CH3COOH के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और दो मॉलिक्यूल्स का
ग्रुप जो है वो आपस में जुड़कर डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो तो कंप्लीट एसोसिएशन के केस में दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना देंगे। अगर हम 2 मोल एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो हमें 1 मोल बड़े पार्टिकल प्राप्त होंगे। तो पार्टिकल्स की जो नंबर है, पार्टिकल्स का नंबर वो हाफ हो जाएगा और मोलर मास जो है वो डबल हो जाएगा, यानी 60 ग्राम पर मोल की बजाय हमें कितना मिलेगा, हमें 120 ग्राम पर मोल जो है इसका मोलर मास मिलेगा अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो तो। अगर कंप्लीट एसोसिएशन ना भी हो तो भी मोलर मास ऐसे केसेज में इंक्रीज होता है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाता है। सो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड हैज द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाउंड टू बी लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द मोलर मास इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशंस हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, दे होल्ड गुड ओनली in the cases when no association or dissociation of solute particle takes place in the solution. Secondly, these relations are applicable only in those cases when the solution is ideal or we can say when the solution is dilute. क्योंकि सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट होगा तो उस केस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिलेशंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट ना होगी, कंसंट्रेटेड होगा, तो उस केस में सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी और सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होंगे और उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशंस हैं उनमें वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। तो ऐसे केसेज में भी जो फॉर्मूले होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो किन किन केसेज में एबनॉर्मल मोलर मासेज और डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमें? ऐसे 3 केस हो जाते हैं। फर्स्ट केस, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो जाए। सेकंड केस, अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो जाए। और थर्ड केस, अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल या नॉन डाइल्यूट हो, डाइल्यूट ना हो, कंसंट्रेटेड हो। वान ट होफ ने एक फैक्टर बताया था कि उस फैक्टर को अगर हम फॉर्मूले में शामिल कर लेते हैं तो उससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास कैलकुलेट किए जाएंगे वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल आएंगे। उस वन टॉप फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आई क्या होता है? वन टॉप फैक्टर, दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी जो हमें एक्सपेरिमेंट से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, डिवाइडेड बाई जो कैलकुलेट की है हमने, यानी नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें अब तक जो फॉर्मूला हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम वन टॉप फैक्टर कहते हैं। मींस एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए अगर हम वन टॉप फैक्टर में मोलर मास को इंक्लूड करें तो ऐसे केसेज में जो वन टॉप फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास, या हम कह सकते हैं नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अबनॉर्मल मोलर मास। इट मींस I इज इक्वल टू mc अपॉन mo, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ये रिलेशंस हमारे पास वन टॉप फैक्टर के हो जाते हैं। अब वन टॉप फैक्टर की जो वैल्यू है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि अगर डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाएगी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी और मोलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे केसेज में I विल बी मोर देन 1, I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा होगी, इसलिए I जो है वो 1 से ज्यादा होगा। इन केस ऑफ एसोसिएशन I विल बी लेस देन 1, ये डिसोसिएशन से बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए I की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है एसोसिएशन के केस में। तो इस I को इंक्लूड करके जो हमारे पास नए फॉर्मूले हो जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, जो नए रिलेशंस हैं वो क्या होंगे? फर्स्ट है, जैसे हम करेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस इज इक्वल टू x2 होता है, लेकिन इस x2 को हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं वन टॉप फैक्टर से, तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला हो जाता है कि P0 माइनस PS अपॉन P0, दिस बिकम्स इक्वल टू IX2, हियर I इज द वन टॉप फैक्टर।
इसी तरीके से सभी फॉर्मूलों में हमने आई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स डेल टी बी इट इज इक्वल टू आई के बी एम, एंड डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो दिस डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। और इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन क्या हो जाता है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो ये हमारे पास नए फॉर्मूले हो जाते हैं, नए रिलेशन हो जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, जिसमें वान टॉप फैक्टर को इंक्लूड किया गया है। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर एसोसिएशन हुआ है तो कितना हुआ है, और डिसोसिएशन हुआ है तो वो कितना हुआ है, तो उससे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स का डिसोसिएशन हुआ है डिवाइडेड बाय कितने मोल्स हमने टोटल लिए हैं सॉल्यूट के, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरीके से डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू उतनी ही होगी जितने आयंस एक मॉलिक्यूल या किसी आयनिक कंपाउंड की एक फॉर्मूला यूनिट के डिसोसिएट होने से बनते हैं। जैसे हम बात करें, देखें कि जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये ऐसे आयनिक कंपाउंड हैं जिनके एक फॉर्मूला यूनिट के डिसोसिएट होने से दो आयंस बनते हैं, इसलिए इनमें वान टॉप फैक्टर यानी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे NaCl का एक फॉर्मूला यूनिट डिसोसिएट होता है तो दो आयंस बनते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इनमें आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। ऐसे ही जिसमें तीन आयंस बनते हैं जैसे CaCl2, K2SO4, Na2CO3, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड, उनमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऐसे ही अगर चार आयंस बनेंगे तो उनमें आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखें तो उसको हमें समझना होगा कि जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है K4FeCl6, तो इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता, यानी आयरन और साइनाइड आयन अलग नहीं होते वाटर में डिसॉल्व करने पर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस हैं जैसे पोटेशियम आयन है वो सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये सारा पार्ट एक रहेगा और एक ही आयन बनाएगा। तो इसके डिसोसिएट होने से 5 आयन बनेंगे, 4 तो बनेंगे पोटेशियम आयन और एक बनेगा FeCl6 4 नेगेटिव आयन, तो टोटल 5 आयन बने हैं। तो इस केस में जो आई की यानी वान टॉप फैक्टर की वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आई की वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए अगर किसी सॉल्यूशन का कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, उसके बेस पर कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, और तो उसके लिए आप आई की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेस पर अब हम न्यूमेरिकल करके देखते हैं, जैसे कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के अमाउंट हमें यानी कि वेट कैलकुलेट करना है, और इसके लिए आई की वैल्यू दे रखी है 2.47, डिजोल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। तो 2.5 लीटर वाटर में डिजोल्व किया गया है such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और आई की वैल्यू दे रखी है। तो आई की वैल्यू का यूज करके हमें सॉल्यूट का वेट कैलकुलेट करना है कि कैल्शियम क्लोराइड कितना डिजोल्व किया गया है, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 2.5 लीटर वाटर। तो वाटर में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा वैसे भी, और वैसे भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं, इसलिए वॉल्यूम लगभग उतना रहता है। तो वॉल्यूम जो है वाटर का वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम के बराबर होगा, और आर की वैल्यू हमें वही लेनी होगी जो ऑस्मोटिक प्रेशर में यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 0.75 ATM यानी एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर वाली यूनिट के अकॉर्डिंग ही हमें आर की वैल्यू लेनी होगी। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर है तो हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब W2 का जो फॉर्मूला होता है आई को इंक्लूड करके वो हो जाता है पाई बी M2 अपॉन IRT। हमें सभी वैल्यू पता है, हमें मोलर मास M2 जो है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा।
W2 कैलकुलेट करने के लिए वो भी हमें चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर मास है वो कितना होता है वो हम निकाल सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और 2 क्लोरीन है और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है 35.5। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 111 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो W2 becomes equal to पाई है 0.75 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 2.5 लीटर, मल्टीप्लाइड बाई जो मोलर मास दैट इज 111 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाई आई दे रखा है 2.47, आर की वैल्यू है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर है 27 प्लस 273 ये हो जाता है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। ऊपर वाली टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 208.125। नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 60.762। ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 3.42 ग्राम। यानी इतना मास जो है कैल्शियम क्लोराइड का इस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं कि ऑन हिल स्टेशन प्योर वाटर इज फाउंड टू बॉयल एट 95 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि हाइट इंक्रीज होने पर अगर हम हिल स्टेशन पे चले जाएं या हाइट पे चले जाएं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है कि हिल स्टेशन पर 100 नहीं है, वो 100 से कम होकर कितना रहेगा 95 डिग्री सेल्सियस। इसलिए टीबी नोट कितना है 95 डिग्री सेल्सियस। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl मस्ट बी एडेड टू 2 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो 2 किलोग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट का वेट W1 दे रखा है 2 किलोग्राम और इसमें हमें कितने ग्राम NaCl मिक्स करना है, W2 हमें कैलकुलेट करना है सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। Assuming that it is completely dissociated, यानी NaCl जो है हमें मान के चलना है completely dissociate हो जाता है। NaCl completely dissociate होगा तो इसके लिए I की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये सभी वैल्यू हमें पता चल गई। अब डेल टीबी जो है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी टीबी माइनस टीबी नोट दिस कम्स आउट टू बी 100 माइनस 95 दिस इज 5 डिग्री सेल्सियस। यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस है। वैसे आप देख सकते हैं कि 95 से बढ़कर 100 हो जाए, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है इसका। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। इन सभी वैल्यूज से हमें साफ पता चल जाता है कि यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल टीबी, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दिस इक्वल टू आई के बी एम। हम आई को इंक्लूड करें तो डेल टीबी इक्वल टू आई के बी एम और एम यानी मोलैलिटी क्या होती है W2 अपॉन M2 W1। इसलिए मोलैलिटी का फॉर्मूला हम इसमें रखते हैं तो डेल टीबी किसके इक्वल हो जाता है दिस बिकम्स इक्वल टू आई के बी W2 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें किलोग्राम में दे रखा है इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और इस फॉर्मूले से W2 कितना हो जाएगा W2 इक्वल टू हो जाता है डेल टीबी इंटू M2 इंटू W1 डिवाइडेड बाई आई के बी। इन सभी वैल्यूज का हमें पता है। M2 जो मोलर मास है सोल्यूट का है NaCl का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि M2 NaCl का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, यानी 23 प्लस 35.5 तो ये हो जाता है 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमने M2 कैलकुलेट कर लिया। M2 की वैल्यू रखेंगे, डेल टीबी की वैल्यू रखेंगे। डेल टीबी कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, M2 कितना है 58.5 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2 किलोग्राम, आई की वैल्यू कितनी है 2 और केबी हमें दे रखा है 0.52 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो वाटर का केबी इतना होता है तो ये हमें दे रखा है तो 0.52, इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है 562.5 ग्राम। यानी इतना मास इतने ग्राम सोल्यूट हमें NaCl का मिक्स करना होगा इस सॉल्यूशन में ताकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 95 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो एज न्यूमेरिकल आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आए और उनमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे साल्ट एसिड या बेस हो सॉल्यूट के रूप में तो उनमें आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट जरूर करनी पड़ेगी। आई को आपने इंक्लूड करना होगा उस न्यूमेरिकल में, चाहे डिसोसिएशन कंप्लीट होता है ये बता रखा हो या ना बता रखा हो, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड का कोई आ जाता है न्यूमेरिकल तो उसमें आपको आई की वैल्यू 2 लेके चलनी पड़ेगी, चाहे ये बता रखा हो कि डिसोसिएशन कंप्लीट है या ना बता रखा हो। इसी तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर न्यूमेरिकल करते हैं।
तो जैसे 0.5 ग्राम KCl was dissolved in 100 ग्राम वाटर एंड द सॉल्यूशन फ्रोज एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इतने ग्राम सोल्यूट है, यानी वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, KCl पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सोल्यूट है, एंड इट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 दे रखा है 100 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -0.24 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है -0.24 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ द साल्ट, तो साल्ट का हमें परसेंटेज डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाता है। गिवन KF ऑफ वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, तो ये KF की वैल्यू दे रखी है वाटर की। तो इसके लिए हम पहले I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा। वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, और मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर इस न्यूमेरिकल को सोल्व करें, क्योंकि इसमें सभी स्टेटमेंट ऐसी है कि ये फॉर्मूला जो है ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से कैलकुलेट होगा, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मोलर मास होता है M2, दिस इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। हमें W1 वेट जो है वो 100 ग्राम सोलवेंट का दे रखा है ग्राम में वाटर का, इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं, तो ये मोलर मास का फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें KF की वैल्यू हमें पता है, W2 पता है, W1 पता है, डेल TF कितना है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में -0.24, दिस कम्स आउट टू बी 0.24 डिग्री सेल्सियस, ये है डेल TF। ये सभी वैल्यू जो हम रखते हैं तो M2 किसके इक्वल हो जाता है, KF की वैल्यू है 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, W2 है 0.5 ग्राम, डेल TF है 0.24, और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो है ही, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 38.75 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ जाता है सोल्यूट का। ये है मोलर मास एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट, जो हमने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली, वो ये मोलर मास है। लेकिन अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें इसके फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला से इसका मोलर मास कैलकुलेटेड मोलर मास कितना होगा, KCl का पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इन दोनों को सम करते हैं तो ये हो जाता है 74.5 ग्राम पर मोल। ये है कैलकुलेटेड मोलर मास। तो ये है कैलकुलेटेड मोलर मास और ये है एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। अब I जो होता है वांट ऑफ फैक्टर, दिस इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलर मास है 74.5 ग्राम पर मोल और ऑब्जर्व्ड मोलर मास है 38.75 ग्राम पर मोल। तो I की वैल्यू हो जाती है 1.92, तो वांट ऑफ फैक्टर इसमें कितना है 1.92। अब वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट होने के बाद ये जो वांट ऑफ फैक्टर होता है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ये हम इस इक्वेशन से देखेंगे, तो इससे I की वैल्यू को इनके इक्वल हम रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जो सोल्यूट है उसका डिसोसिएशन इसमें हो रहा है तो उस इक्वेशन को लिखते हैं। तो जैसे पोटेशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन होता है तो पोटेशियम क्लोराइड जो डिसोसिएट होकर बनाता है K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, उसके बाद इसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो इनिशियली यानी स्टार्टिंग में हम पोटेशियम क्लोराइड का अगर 1 मोल लेते हैं तो डिसोसिएशन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के 0 मोल्स होते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन डिसोसिएशन जब हो जाता है जितना होना होता है इक्विलिब्रियम पर, अगर अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाए, अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी अल्फा। तो जितने मोल डिसोसिएट होंगे उतने मोल पोटेशियम आयन बनेंगे, उतने ही मोल क्लोराइड आयन बनेंगे, क्योंकि एक मोल के डिसोसिएट होने से पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों का एक मोल बनता है। तो अल्फा मोल डिसोसिएट होने से पोटेशियम आयन बनेंगे अल्फा मोल, क्लोराइड आयन भी बनेंगे अल्फा मोल। तो ये तो बने अल्फा मोल। और ये डिसोसिएट कितने हुए अल्फा मोल, पहले कितने लिए थे 1 मोल, और अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो कितने बच गए पोटेशियम क्लोराइड जो अनडिसोसिएटेड है वो है 1 माइनस अल्फा। तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, डिसोसिएशन जब जितना होना होता है वो हो जाता है। उस टाइम पर हमारे पास टोटल मोल्स किसके कितने हैं
उस टाइम पर पोटेशियम क्लोराइड के हैं 1 माइनस अल्फा मोल, पोटेशियम आयन के अल्फा मोल और क्लोराइड आयन के भी अल्फा मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए इन तीनों का सम, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा दिस बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन। और हमने टोटल नंबर ऑफ मोल कितने लिए हैं, 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन को नंबर ऑफ मोल्स टेकन से डिवाइड करेंगे तो वो I के इक्वल होता है। तो ये हो जाए I कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद कितने हैं 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई, हमने कितने मोल्स लिए हैं 1, तो 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1, तो 1 प्लस अल्फा हो जाता है I के इक्वल और अल्फा हो जाता है I माइनस 1। और I हमारा कितना हमने कैलकुलेट किया था 1.92, तो 1.92 माइनस 1 ये हो जाता है 0.92। तो 0.92 हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो आपको न्यूमेरिकल इतना ही करना है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी हो तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाता है 92%। अगर न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट करना आता है तो आप यहां तक न्यूमेरिकल करेंगे, वो हो जाता है 1.92। तो इस न्यूमेरिकल में अगर I कैलकुलेट करना हो तो ये न्यूमेरिकल यहीं तक होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में न्यूमेरिकल यहाँ तक होगा 0.92 तक, और परसेंटेज डिसोसिएशन में 92% तक पूरा न्यूमेरिकल होगा। इसी तरीके से हम एसोसिएशन के केस में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम करें कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका वेट दे रखा है W1 25 ग्राम और उसमें 2 ग्राम बेंजोइक एसिड जो सोल्यूट है वो डिजोल्व कर रखा है, तो W2 हो गया 2 ग्राम। इट शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन, यानी डेल TF यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो गया 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये KF की वैल्यू दे रखी है बेंजीन के लिए। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स ए डाइमर इन द सॉल्यूशन, यानी कि बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजीन में डिजोल्व होने के बाद उसमें डाइमर बना देता है। तो ऐसे केस में हमें परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करके हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही ये परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए वैसे ही हम पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे जो कि ऑब्जर्व्ड मोलर मास होगा। तो M2 जो है वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले से जो M2 का फॉर्मूला फाइंड आउट होता है वो क्या होगा कि M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल TF इंटू 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं तो KF की वैल्यू बेंजीन में दे रखी है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल, वेट ऑफ सोल्यूट यानी W2 दे रखा है 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम पर किलोग्राम डिवाइडेड बाई डेल TF दे रखा है 1.62 केल्विन और W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है 25 ग्राम। इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो मोलर मास आ जाता है ऑब्जर्व्ड मोलर मास वो आ जाता है 241.98 ग्राम पर मोल। ये तो है ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट किया है इन सभी वैल्यूज से। और अगर हम बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले से इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो जैसे बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला जो है वो दैट इज C6H5COOH। तो C6 में 6 इंटू 12 क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो इस तरीके से हम सभी कैलकुलेट करेंगे। तो 6 इंटू 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1, इस तरीके से इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके और सम करते हैं तो ये हो जाता है 122 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ द बेंजोइक एसिड। तो ये कैलकुलेटेड मोलर मास आ गया और वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। कैलकुलेटेड मोलर मास को हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो वन टॉप फैक्टर I की वैल्यू हो जाती है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, दिस बिकम्स इक्वल टू 122/241, दिस कम्स आउट टू बी 0.504। तो ये हो जाती है वन टॉप फैक्टर की वैल्यू I की वैल्यू। अगर हमसे वन टॉप फैक्टर की वैल्यू पूछी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन को कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि बेंजोइक एसिड
किस तरीके से डाइमर बनाता है। तो डाइमर को बनते हुए हम देखें तो जैसे C6H5COOH के दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो जो डाइमर बनता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COOH ट्वाइस। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। अगर हम इनके मोल्स की बात करें और हमने इनिशियल मोल्स जो है बेंजोइक एसिड के वो 1 मोल लिए हैं, तो इनिशियल मोल्स जो प्रोडक्ट के वो स्टार्टिंग में 0 होते हैं इनिशियल मोल्स। तो जो डाइमर है उनकी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0 है इनिशियल मोल्स। लेकिन एसोसिएशन के बाद कितने मोल्स होंगे? एसोसिएशन के बाद मान लो हम देखते हैं और हम देखते हैं कि अल्फा मोल्स जो है बेंजोइक एसिड के वो डाइमर बना देते हैं। तो 1 में से अल्फा मोल्स गए तो टोटल अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल मोल्स कितने रह जाएंगे? अनएसोसिएटेड मोल्स यानी जो इसी फॉर्म में रहेंगे अनएसोसिएटेड मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। और अल्फा मोल्स जो है वो एसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन एसोसिएट होने के बाद उनकी संख्या हाफ हो जाती है क्योंकि वो डाइमर बना देते हैं। तो डाइमर की संख्या जो है वो अल्फा से आधी होगी। सो द नंबर ऑफ डाइमर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइमर्स विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो बेंजोइक एसिड जो है आफ्टर एसोसिएशन वो है 1 माइनस अल्फा उनके मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइमर आर अल्फा बाई 2। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं? वो हो जाता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। अब वांट ऑफ फैक्टर को हम कैलकुलेट करें तो वांट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, वो होते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2। और नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हैं? वो हमने स्टार्टिंग में 1 मोल बेंजोइक एसिड लिए हैं तो डिवाइडेड बाई 1। और जो आई की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की थी थोड़ी देर पहले, वो है 0.504। सो 1 माइनस अल्फा बाई 2 बिकम्स इक्वल टू 0.504। और इस तरीके से हम इस इक्वेशन से 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.504 से हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा हो जाता है 1 माइनस 0.504 होल इंटू 2। तो 1 माइनस 0.504 हो जाता है 0.496 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 है ही, तो ये हो जाता है 0.992। तो अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाता है 0.992। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट हो जाता है, वो हो जाता है 0.992 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस कम्स आउट टू बी 99.2%। इस तरीके से हम परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना चाहें, अगर न्यूमेरिकल यहीं तक दे रखा हो तो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज ये सॉल्यूशन की यूनिट समाप्त होती है। थैंक यू।